Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. We are discussing about the notification by the consortium for inviting objections. So दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो मुझे लगता है, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्शन करने के लायक है. ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा दैट दिस टाइम दे आर गोइंग फॉर ऑब्जेक्शंस, जिसके लिए ये पैसा चार्ज करते हैं. मुझे लगता है कि ये जस्टिफाइड है, ठीक है, ताकि जो फ्रिवोलस ऑब्जेक्शंस है वो नहीं आए. ठीक है, सो लोग सोच समझ के काम करें. 1000 रुपीज इज नॉट अ बिग डील. ठीक है, तो मुझे लगता है कि भैया ये करना जरूरी है, और अगर अपना ऑब्जेक्शन वैलिड होगा, ठीक है, तो ये पक्का है कि हमें वो पैसे वापस मिलेंगे, तो हम सही तरीके से अप्लाई करेंगे. सो दोस्तों, ये आज रात को 24 जुलाई 9 बजे तक का टाइम है. ठीक है, अगर आपको करना है तो करिएगा. आई विल गाइड यू अबाउट दिस. मैं मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस का तो करने वाला हूं. मैं वही क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं कि कौन से क्वेश्चंस में करने जैसा है. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. ठीक है, ये दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने पूरी कहानी लेकर आया हूं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, एट प्रो टैलेंट. ठीक है, कल रात को हम करीबन 12 बजे तक ये सब एक से रिव्यू कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा एक से डिस्कशन और डिबेट हुआ. उसके बेसिस के ऊपर हम ये नंबर आपके सामने लेकर आए हैं. ठीक है, चलिए ग्रेट. सो आई थिंक, ठीक है, ये मास्टर पेपर है. मास्टर पेपर में उन्होंने ये जो क्वेश्चन दिया है, आसान कंजर्वेशन रिजर्व इन माई पेपर आई गॉट एशियन. ओके, एशियन कंजर्वेशन रिजर्व. ठीक है, अभी एशियन कंजर्वेशन रिजर्व नाम से यह आंसर बन सकता है क्योंकि टाइपिंग एरर थी. अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज टाइपिंग एरर इज अ वैलिड ऑब्जेक्शन. ओके, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 61 से हम शुरुआत करते हैं. यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 77. ठीक है दोस्तों, 77 में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा बोला गया था. ठीक है, देखिए 77 में दिस वाज अबाउट कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इन दैट सिचुएशन वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड. कॉन्ट्रैक्ट कहां कंक्लूड हुआ? ठीक है, एंटायर पैराग्राफ इज साइलेंट ऑन दैट सिनारियो. पैराग्राफ जरूर बोलता है आपको कि अगर आप कहीं नजदीक हो, ठीक है, तो भैया आपका कम्युनिकेशन अगर आप टेलीफोन के साथ हो, सो दैट नो कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज अंटिल द ऑफरर रिसीव्स द नोटिफिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस. ठीक है, अगर नजदीक हो, आप टेलीफोन पे कर सकते हो, तो भैया आपको तुरंत के तुरंत कम्युनिकेशन कर देना है. ठीक है, कहां पे कंक्लूड होगा वो बोला नहीं, तो हम कंक्लूजन कौन सा मानेंगे? जो उन्होंने पैराग्राफ में बोला है वो. ये सुनो, अगर उन्होंने पैराग्राफ में बोला है वो अगर मैं कंक्लूजन मानूं, ठीक है, तो यहां पे कंक्लूजन हुआ था दिल्ली में. ओके, क्योंकि एक्सेप्टेंस दिल्ली में हुआ. चलिए, तो ये मेरे हिसाब से सी होना चाहिए. सो उनकी बातों को माने, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से मेरे हिसाब से गलत है. ओके, ठीक है, चलिए ग्रेट. सो ये एक था जो क्वेश्चन नंबर, अगर आपको नोट करना है तो मैं आपको नोट करा दूं. क्वेश्चन नंबर 77 एंड क्वेश्चन नंबर 79, और उसके पहले थे क्वेश्चन नंबर 61. ठीक है, चलिए ग्रेट. तो ये था मेरे हिसाब से लीगल में थोड़ा सा इश्यू. एक और मेरे सामने एक से क्वेश्चन आया है, लेट मी से दिस एंड शो यू दिस. ओके, ठीक है, ये था रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद, और ये था क्लॉज 6. क्लॉज 6 वाज वैलिड एंड क्लॉज 7 इज वॉइड. क्लॉज 6 क्या बोला था? देखिए, क्लॉज 6 बोलता था that agreement stipulates that in the event of a dispute arising between A and B within the 6 months of entering into the contract, they can approach a court in either Ahmedabad or Ranchi, because वहीं पे उनका place of jurisdiction है, or take recourse to any alternative dispute for, you can say, settlement. While clause 7 of agreement stipulates that in the event of dispute arising between A and B after the expiry of 6 months of entering into the contract, the court in Chennai would have exclusive jurisdiction. yes or no? तो ये बोलता है कि दोनों void है. ठीक है दोस्तों, रूल के मुताबिक अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो रूल के मुताबिक इट इज रियली पॉसिबल कि 6 इज वैलिड एंड 7 इज इनवैलिड. ओके, ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से गलत है. ठीक है, आंसर होना चाहिए उसका बॉम्बे. ओके, आंसर होना चाहिए बॉम्बे. ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विथ क्वेश्चन नंबर 61, जहां पे टाइपिंग एरर थी.
यस और नो, जिसकी वजह से गलती हो गई, दैट इज रियली 1. 77 और 79 में, ठीक है, द प्लेस ऑफ लोकेशन, द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी दी, यू कैन से द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कंक्लूडेड, क्योंकि पैराग्राफ में और कोई चीज बात नहीं करी तो वो बताना है. वाइल इन दिस क्वेश्चन नंबर 84 what you have to tell is, you can say, clause 6 is valid as per the paragraph, because paragraph says that there has to be some reasonable time. 6 महीना is a reasonable time, yes or no, 6 months is a reasonable time. और कॉन्ट्रैक्ट कहां पे, कौन से jurisdiction में होगा, जिस jurisdiction में इन लोगों का बिजनेस हो रहा है. So that way it is pretty good. Yes or no? I hope it is very clear. This is Ahmedabad and this is रांची. ठीक है, तो उनको बोला या तो अहमदाबाद में करेंगे या तो रांची करेंगे या तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेंगे. तो ये क्वेश्चन भी उस तरीके से गलत हो गया. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर. चलिए, ग्रेट. सो नाउ वी गो टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 91. नाउ 91 इज थोड़ा सा डाइसी. आप अपना यू कैन से असेसमेंट लगाइएगा, क्योंकि यहां पे जो वर्ड बोला गया है द नॉर्म्स. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्म्स? मेरा मानना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स दैट द इंटेंट बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट. ठीक है, अब ये नॉर्म्स को हम क्या माने? नॉर्म्स मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको हम माने, या सिचुएशन प्रिवेलेंट माने. ठीक है, तो अगर हम ये मानते हैं नॉर्म्स विच इज द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, तो भैया रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से मानने पड़ेंगे? ठीक है भैया, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन. अगर हम मानते हैं द रूल्स एंड रेगुलेशन, सो पैराग्राफ में उसके बारे में बात नहीं करी गई है. ठीक है, पैराग्राफ में अगर उसके बारे में बात करी होती तो हम मान लेते. तो हमें मानना क्या पड़ेगा? नॉर्म्स का मतलब सिचुएशन प्रिवेलेंट. सिचुएशन प्रिवेलेंट व्हेन? एट द टाइम ऑफ डेथ. ठीक है, नॉर्म्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई विल बी एप्लीकेबल एंड नॉट द नॉर्म्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन. ये सुनो भैया, जिस समय पे जो सिचुएशन थी वो गिना जाएगा. अब आप समझिए कि डेथ और एप्लीकेशन के बीच का समय बहुत लंबा तो है नहीं इसके अंदर. ये सुनो, कंपैशनेट एप्लीकेशन के अंदर जब किसी की डेथ हुई, ओके, और उसके बाद उसने अप्लाई किया कि भैया मेरे पापा की डेथ हुई या मेरे यू कैन से घर में किसी की डेथ हुई, सो आई एम दी, यू कैन से, क्योंकि वो सोल ब्रेड विनर थे, सो आई नीड अ जॉब. ठीक है, आप रिक्वेस्ट करोगे तो इनके बीच में ज्यादा टाइम है नहीं ना, डेथ और टाइम ऑफ एप्लीकेशन. सो व्हाट इज मोर क्रूशियल? डेथ. ठीक है, उस समय पे क्या सिचुएशन थी? एप्लीकेशन के समय तक समय तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो समय तो बहुत कम है, बहुत छोटा है. आप बहुत दिनों के बाद तो अप्लाई करोगे नहीं. ये सुनो, सो व्हाट इज द सिचुएशन गिना जाएगा एट द टाइम ऑफ डेथ. सो देयरफॉर आंसर होना चाहिए ए. ओके, सो दैट इज व्हाट 91 इज टॉकिंग अबाउट. आई थिंक दी, यू कैन से, ऑप्शंस, ठीक है, कि ये जो नॉर्म्स है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई. ओके, चलिए, ग्रेट. अगला देखते हैं. ठीक है, एंड वी हैव अ सिचुएशन. ओके, जस्ट अ मिनट. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने. ठीक है, ये 94 का. ठीक है, 94 में, ठीक है, मुझे लगता है कि ऑप्शंस में थोड़ी सी परेशानी थी, क्योंकि ऑप्शन ये बोलता था कि, सॉरी, पैराग्राफ ये बोलता था कि किसी की डेथ पे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा. बात हो रही थी डेथ की. ये सुनो, यहां पे आदमी रिटायर हो रहा है ऑन मेडिकल इनवैलिडेशन. आदमी मेडिकली अनफिट हो गया काम करने के लिए, इज गेटिंग रिटायर्ड. नाउ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट नोन. ऑन अ कंपैशनेट ग्राउंड इन्होंने क्लियर कट शब्दों में बोला हुआ है that what is the meaning of compassionate appointment? That is an exception to the general rule of appointment, which is a way of providing employment to the family of the deceased employee on compassionate ground. ये सुनो, तो इन्होंने क्लियर कट डिजीज्ड बोल के रखा हुआ है, मतलब आदमी की डेथ के ऊपर बोला है. ठीक है, मेडिकली इनवैलिड हो जाना
ये सुनो, उसमें वो बंदा रिटायर कर दिया कंपनी ने, कंपनी रिटायर करेगी तो उसको शायद ग्रेच्युटी दे जाएगी, उसको शायद रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाएंगे, या उस बंदे को कहीं ना कहीं पेंशन या ऐसा कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। ये सुनो, तो ये तो बहुत सारे फैक्टर के बारे में बात हो रही है। सो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है विच इज अबाउट यू कैन से प्रोवाइडिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल इनवैलिडेशन, उसके बारे में द एंटायर पैराग्राफ इज एंटायरली साइलेंट। ठीक है, साइलेंट है। तो फिर भी अगर हम अप्लाई करने के बारे में, मतलब हमें जो जो भी रूल्स अप्लाई करने के बारे में बोला गया है, तो मुझे लगता है कि वो यू कैन से नहीं दे सकते, बिकॉज दिस एक्सेप्शन टू अ जनरल रूल इज अवेलेबल टू ओनली इन द सिचुएशन ऑफ डेथ, not in the situation of medical invalidation. I hope you are with me on this. Very good. चलिए great. So ये था हमारा 94. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Then we have one more. 98. ठीक है. Which of the following is not correct regarding the law of monogamy among the Hindus. ठीक है. हालांकि ये बहुत ही क्लियर है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्लियर ऑप्शन है. ठीक है. पर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर, इफ अ हस्बैंड you can say solemnizes a second marriage during the substances of first marriage, it is not an offense. However, it is an offense if a wife commits the same act. ऐसा पैराग्राफ में बोला नहीं है. अगर पैराग्राफ में नहीं बोला है, ठीक है, so which of the following is not correct regarding the law of monogamy among the Hindu law? So this is also not correct, क्योंकि पैराग्राफ में बोला नहीं है. ये सुनो, ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लियरली बोला नहीं है, विच मीन्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव मार्क दिस. जैसे मेरे सामने है ना, पहले ये ऑप्शन आया, मैंने पढ़ा और मैंने तो बी मार्क कर दिया, मैंने आगे वाला ऑप्शन पढ़ा ही नहीं क्योंकि वो दिया गया था, है ना, कि भैया बी तो बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है. पर बाद में व्हेन आई रेड डी, ठीक है, तो वो भी मुझे सही लगा इस क्वेश्चन के मुताबिक. ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक तरीके से इनकरेक्ट पॉइंट है. ठीक है, तो इसको देखना जरूरी है. ये था हमारा 98. ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 122. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं हम. ठीक है दोस्तों, इसका मैं अच्छे से आपको राइटअप भी दूंगा. ठीक है, ताकि आप इसको पढ़ के अपने नजरिए से, अपनी सोच के साथ इसको लगा सकते हो. ठीक है, देखिए 122 है ना, 122 के अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये जो फर्स्ट है ना, ठीक है, वो कहीं दिया नहीं था. ठीक है, हालांकि सभी ऑप्शन में फर्स्ट था. ठीक है, पर सभी ऑप्शन में फर्स्ट होना और फर्स्ट पैराग्राफ के द्वारा सही नहीं होना, उसमें कहीं पे भी इंप्लाइड वे में बोला नहीं है. ठीक है, ऐसा अगर है तो भैया क्वेश्चन के ऑप्शन में गलती है, ये मानना तो बिल्कुल वाजिब है. ये सुनो, ऐसा नहीं बोल सकते कि फर्स्ट तो सब में दिया है. ये सुनो, फर्स्ट अगर सब में दिया है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लुक एट इट, यू हैव टू लुक एट सम अदर ऑप्शंस. That's not a valid argument for a question to be framed in such a national level examination. Yes or no? When your statement number 1 is not appropriately mentioned in the paragraph, or it is not at all mentioned, yes or no, and it is there in the option, which means there is a problem in the question itself. I hope it is very clear. The question itself is wrong. ठीक है, why? Because it may consume a lot of time for the child to look for something which is not given in the paragraph and the option says it is right. ठीक है भैया, ये समय की बर्बादी है बच्चे की. ये सुनो, तो जब एक कैंडिडेट का समय अननेसेसरी चीज की वजह से चला गया, विच इज बिकॉज द क्वेश्चन पेपर इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, इट हैज नॉट बीन रिव्यूड प्रॉपरली. ये सुनो, तो उसकी वजह से, है ना, ये जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे एग्जाम देते हैं, उनको कंपेंसेशन तो मिलना चाहिए. ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज टू बी डिस्कार्डेड. यस और नो? चलिए ग्रेट. ठीक है, नंबर 124. As per the passage, which of the following is a major challenge to control the climate change? ठीक है, there is nowhere option A is mentioned in the entire paragraph. There is no way we can infer from the paragraph at all. ठीक है, कोई स्कोप नहीं है इसको इन्फर करने का. ठीक है, सो ये तो पक्का. वहां तो मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा रहा था आगे 122 के अंदर कि भैया 1 उनका स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन नहीं था, इसकी वजह से वो गलत है. यहां तो दिया ही नहीं है.
ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ रहा है आपका। यस, ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पे पूछा था विच ग्रुप अकाउंट्स द मैक्सिमम पॉपुलेशन। ठीक है, 15 साल से कम वाले बच्चे जो 30% है वही सबसे बड़े हैं। ये मैक्सिमम बोला है, मतलब कौन, इनमें से एक भी नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इन्होंने गलत कर दिया, ये सनो मतलब पक्का 145 गलत है। ये सनो एक और आपके सामने मैं देख के लेके आया हूं। ठीक है ना, दिस इज 146। अब ये 146 में ये उन्होंने SBI PO में से उठाया है पूरा का पूरा क्वेश्चन। चलो ये कहां से उठाते हैं, हमें उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें गिला शिकवा उस बात पे है कि आप यहां पे बोलते हो कि so he found that in 2019 he spent 23% of his income on food। ठीक है, तो फूड इनकम का दोस्तों, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, ओके, तो फूड इन्होंने बोला 23%, ये उनका एक ऐसे एक्सपेंडिचर है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर 10% लग रहा है। ओके, हाउसिंग के ऊपर 15% लग रहा है। चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर इनका कितना लग रहा है, 12% लग रहा है। ये सनो क्लोथिंग के लिए 10% लगा रहे हैं। ये सनो सो देखेंगे आप तो ये कितना हो गया, 5 + 2 7 और ये 10 हो गया, 20 30 40 50 60 और 70, ये टोटल हो गया आपका 70। ठीक है, फिर उन्होंने बोला दैट अभिषेक इज ऑल्सो सेविंग 15% ऑफ द इनकम, तो 15% सेविंग करता है। ये सनो, ठीक है, एंड रिमेनिंग 20% ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है, ही कैप्ड एज द अदर स्पेंडिंग। रिमेनिंग 20% ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो दोस्तों किसका गिने, ये 70 का गिन लेते हैं। ठीक है ना, सही बात है। 70 का अगर मैं 20% गिनता हूं सो दैट बिकम्स 14। ये सुनो, तो 70 + 14। ठीक है दोस्तों, यहां पे ध्यान देते हैं, कहां गया भैया, हाँ, 70 + 14 + 15, ठीक है, ये टोटल नंबर हमें दे रहा है 99। 100 तो हो नहीं रहा है। ठीक है, यहां पे एक प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम, टोटल अमाउंट स्पेंट। तो अगर मैं अमाउंट स्पेंट दिखूं, मतलब कैलकुलेट करूं, तो व्हाट शुड आई डू, शुड आई टेक दिस 56,000, ठीक है, ऑन यू कैन से टोटल 100 रुपीज, ठीक है, और शुड आई काउंट इट एज 84। ठीक है, तो यहीं पे आदमी कंफ्यूज हो गया। ये सुनो, इन्होंने 56,000 इज इक्वल टू टोटल इनकम विच इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। उनके मुताबिक सेविंग में जो खर्चा किया दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो भैया ये तो बड़ी परेशानी है। अगर आपने सेविंग को भी अगर एक्सपेंडिचर गिना है तो ये जो 20% है उसको भी आप एक्सपेंडिचर गिनिए फिर। तो ये सुनो, तो अगर आप 20% को टोटल में गिनेंगे तो ये 70 + 20 वो 90 हो गया। तो अगर आप उसमें 15% का अगर आप से सेविंग करोगे तो आपका नंबर 105 हो गया। तो आप कहीं तो कंसिस्टेंसी दिखाएंगे ना। ठीक है, तो दोस्तों ये कंसिस्टेंसी की वजह से मेरा मानना है कि क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है, देखिए 148 पॉसिबल था आंसर देना। ये सुनो, ठीक है, 149 वाज अ प्रॉब्लम, 150 आंसर देना पॉसिबल था। ओके, ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। सो इन नटशेल इफ आई कैन से टेल यू ऑल दिस थिंग्स कि क्या क्या गलती हो गई, तो 77 वाज अ क्वेश्चन टू बी पुट इनटू रॉन्ग वन, 61, 77, 79 ये था आपके लिए। ओके, फिर उसके बाद था आपका 84, 94, 98, ठीक है, 122, 124, ठीक है, 145, 146, 147 एंड 149। इतने के अंदर आप से कुछ तो पक्का से ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से ये नंबर है, मैं इनमें से, ठीक है, मेरा मानना है कि मैं इन्हीं सभी का से ऑब्जेक्शन रेज करूंगा।
ठीक है, इतने सारे नंबरों का मैं ऑब्जेक्शन जरूर रेस करूंगा। मैंने मेरा लॉजिक बताया आपको कि क्यों ऐसा है, ठीक है। आपको अगर ये समझ आया हो तो आप अपने हिसाब से इसको इतने से अपना ऑब्जेक्शन करिएगा। ओके, ये आपके ऊपर है, मैं आपको मतलब ऐसा नहीं बोला कि करिए ही, ठीक है, आपकी मर्जी, आप करिए, पर ये मेरी तरफ से था। आपको लॉजिक में कुछ अगर आगे पीछे लगा हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट में लगाइए, ठीक है, सो दैट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम योर व्यू पॉइंट कि क्या है। हालांकि दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज हाउ इट शुड बी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।